भारतीय जनता पार्टी द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल से काम कर रही सरकार और सरकार के कामकाज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और दूरदर्शितापूर्ण निर्णयों के कारण से देश के गरीब लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया, सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जिसे पूरे देश की जनता ने और सारी दुनिया ने अपनी मुहर लगा करके स्वीकार किया है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ से यह दृष्टिकोण विचार कि सत्ता हमारे लिए सेवा का साधन मात्र है, समाज में बदलाव ला करके देश के उत्थान और कल्याण का एक मार्ग है। यह अवसर जो देश की जनता ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया, उसके लिए देश की जनता का देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करने के उद्देश्य से जो प्रेस वार्ताएं आयोजित की जा रही, उसी की श्रृंखला में आज होशियारपुर में आयोजित इस प्रेस वार्ता में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सूबे के प्रधान आदरणीय डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी होशियारपुर परिवार के मुखिया जिला प्रधान आदरणीय निपुण शर्मा जी, जैसा परिचय कराते हुए कहा गया, पूरे उत्तर भारत के इन 9 साल के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के सूत्रधार हरियाणा के सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त आदरणीय सुभाष बराला जी, आदरणीय तीक्ष्ण सूद जी, आदरणीय सुभाष शर्मा जी और पत्रकार वार्ता में आए हुए सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों और सभी छायाकार मित्रों, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, भारत की आजादी के बाद में लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये कसक अवश्य थी, लोगों के मन में ये टीस थी कि जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस भाव को लेकर के लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद में देश को आजाद किया गया था, देश ने स्वाधीनता प्राप्त की थी, हम उस लक्ष्य की प्राप्ति से कहीं पिछड़ गए, भटक गए, पीछे रह गए। गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लेकर के, गरीबी को हटाने को लेकर के देश आधुनिक राष्ट्र की तरह पूरी दुनिया में अपनी नई पहचान बना सके, हम इस लंबे कालखंड में कहीं न कहीं उससे विफल हुए। एक आशा की किरण बीच के कुछ कालखंड में दिखाई दी थी, लेकिन पुनः 2004 से 14 तक की जैसी कालरात्रि, अंधेरी रात इस देश ने देखी, 2004 से 14 के उस कालखंड में जिस तरह से घोटालों का आपसी कंपटीशन हो रहा था कि एक घोटाला दूसरे घोटाले से कंपटीशन कर रहा था कि कौन बड़ा है, और हर बार एक से बढ़कर के एक घोटाला हो रहा था, देश हर मोर्चे पर विफल हो रहा था, सामरिक मोर्चे पर, कूटनीतिक मोर्चे पर, देश की रक्षा के दृष्टिकोण से, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से, आर्थिक उन्नति के दृष्टिकोण से, देश में महंगाई के दृष्टिकोण से, हर एक मोर्चे पर देश विफलता के नए आयाम खड़े कर रहा है, और पूरी दुनिया में भारत की छवि एक कमजोर देश है ऐसा बनने लगी थी। और इसी के साथ साथ में देश की जनता के मन में भी अनेक बलिदानों के बाद में अर्जित की गई इस स्वाधीनता और स्वाधीनता के चलते आए लोकतंत्र पर कहीं अविश्वास पैदा होने लगा था। लोगों के मन में था कि बाढ़ खेत को खा रही। उस समय में देश की जनता ने एक इतिहास रचा
और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास व्यक्त करते हुए 30 साल बाद पहली बार किसी दल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया। देश में जब कोएलिशन गवर्नमेंट्स की प्रथा चल रही थी, उस समय में देश की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय करते हुए पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार को आजादी के बाद में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने का अवसर प्रदान किया। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठने से पहले संसद के केंद्रीय कक्ष में जिस दिन उन्हें संसदीय दल का नेता चुना जाना था, उसी दिन अपना मंतव्य व्यक्त करते हुए कहा था कि मेरी सरकार जो दिशा और जो दृष्टि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने दी है कि हम समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर उन्हें सशक्त करते हुए, उनकी क्षमताओं में संवर्धन करते हुए देश को पुनः विश्व के समृद्ध संपन्न सशक्त देशों की पंक्ति में ला करके खड़ा करेंगे, इसी दृष्टिकोण के साथ में काम करेंगे। और उन्होंने कहा मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित इन सब के जीवन में कल्याण, जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर काम करेंगे। आज 9 साल बाद में जब हम घूम करके पीछे देखें, गरीब कल्याण के लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई, उनके जीवन में सशक्तिकरण लाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती उनके सिर पर खड़ी थी, आजादी के लगभग 7 दशक पूरे होने के बावजूद भी देश में हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। देश की लगभग 60% से ज्यादा आबादी के पास में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। देश के 40 करोड़ परिवारों के पास में बैंक का खाता नहीं था, और उसके होते हुए, उसके न होने के कारण से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि देश के एक प्रधानमंत्री को खुद खड़े होकर के मंच से स्वीकार करना पड़ा था कि 100 रुपए जो हम बेचते हैं उसका 85% हिस्सा जो है वो मार्ग में ही बिचौलियों के द्वारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। देश के 19.5 करोड़ लगभग परिवारों में से केवल 16% परिवारों तक पेयजल जो है वो नल के माध्यम से पहुंचता था। शेष सारे घरों की माताओं बहनें पीने का पानी अपने सर पर ढो करके लाने के लिए अभिशप्त थी। देश के करोड़ों लोगों के पास में सामान्य आवास की सुविधा नहीं थी। देश के लोगों के सामने चिकित्सा के खर्च को किस तरह से पूरा करेंगे, इसको लेकर के एक संकट हमेशा ही मुंह बाहर खड़ा रहता था। गरीब व्यक्ति अपने परिजनों के, परिवारजनों के इलाज के लिए अपनी जमीन को बेचने या अपनी पत्नी के आभूषण गिरवी रखने को मजबूर होता था। ऐसी परिस्थिति में इन सामान्य मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से देश का जनमानस और विशेष रूप से गरीब किस तरह से बाहर आ सके, इस लक्ष्य को लेकर के देश की सरकार ने काम किया। गरीबी हटाओ का नारा देकर के पहले भी देश में अनेक बार चुनाव लड़े गए, जीते गए, सत्ता की कुर्सियों पर लोग बैठे, लेकिन वो केवल चुनावी नारों और वादों तक ही सीमित रहा। आजादी के बाद से क्योंकि निरंतर सरकारें अभाव में काम करती रही, इसलिए लागू की जाने वाली स्कीमें भी संपूर्णता के लक्ष्य के या संपुष्टि के लक्ष्य को लेकर के काम करने के बजाय टुकड़ों में काम करती थी, और टुकड़ों में काम करने के कारण से उसका प्रभाव नहीं हो पाता था, और प्रभाव न होने के साथ साथ में राजनीतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से, वोटों की दृष्टि से भी उसमें भेदभाव होता था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में आने के बाद देश के हर एक पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे। नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी पीछे न छूट जाए, इस लक्ष्य के साथ में एक नए गवर्निंग मॉडल देश को देकर के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया। आज हम पीछे मुड़कर के देखें तो ये गर्व के साथ में कह सकते हैं कि देश के हर एक आवासहीन व्यक्ति के लिए आवास का निर्माण हो रहा है। लगभग 3 करोड़ घरों का निर्माण किया जा चुका है। देश के 18,000 गांव जो बिजली विहीन थे, उन सब में गांव में बिजली पहुंची है। देश के 4 करोड़ परिवार जो अंधेरे में रहने को अभिशप्त थे, उनके घर में बिजली पहुंचकर रोशनी पहुंची है। देश की करोड़ों महिलाएं जो गैस कनेक्शन न होने के चलते हुए धुआं
निगलने को, अपने फेफड़ों में समाने को मजबूर थी और दिन का 4-4, 5-5 घंटे ईंधन जुटाने के लिए उनका जाया होता था। उन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया। देश के करोड़ों ऐसी महिलाएं जिनके घर में पीने का पानी नहीं था, आज जो आंकड़ा 16% था उसको बढ़ा करके 63% से ज्यादा घरों तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। पंजाब, गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, ऐसे सारे प्रदेशों में, ऐसे सारे प्रांतों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, अंडमान निकोबार सहित हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के हर गरीब को खाता खुले और खाते में सरकार का पैसा डीबीटी के माध्यम से पहुंचे। गरीब कल्याण और गरीब के जीवन के उत्थान के दृष्टिकोण से इन सब योजनाओं को 100% सफलता के साथ धरातल पर उतारने में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार कामयाब हुई है। और निश्चित रूप से इसके चलते देश का गरीब गरीबी रेखा के, बीपीएल के सीमा रेखा से बाहर निकल करके देश में लगभग 27 करोड़ गरीब जो हैं, 27% लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन बसर करते थे, वो उससे ऊपर आने में सफल हुए। गरीबों के सशक्तिकरण के साथ साथ में सरकार की हर एक नीति में, हर एक योजना में भारत के हितों के साथ कहीं भी समझौता न करेंगे, ये प्रतिबद्धता, भारत के हितों के साथ में समझौते के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, जिस तरह से भ्रष्टाचार के प्रति है उसी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति, इसके चलते हुए आज देश का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ा है। जहां एक समय था कि जैसा मैंने प्रारंभिक टिप्पणी में कहा कि भारत को एक कमजोर देश की तरह पहचाना जाने लगा था। नित्य प्रतिदिन आतंकवादी घटनाएं देश के किसी न किसी बड़े शहर में होती थी और देश एक कमजोर देश की तरह प्रतिक्रिया करता था। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस और भारत के विरुद्ध चलने वाली हर गतिविधि, चाहे वो भारत की भूमि से है या भारत के बाहर, उन सब के विरुद्ध जिस कठोरता के साथ में कार्रवाई की गई, देश के बाहर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की गई, नक्सलिज्म जो भारत के लगभग 200 से ज्यादा जिलों में फैला था, उसके प्रति जिस विरुद्ध जिस तरह से कठोर कार्रवाई की गई, आज उसका परिणाम है कि वो लगभग सिमट करके कुछ जिलों तक सीमित रह गए। इन सब के चलते हुए देश एक सशक्त देश है, ऐसा संदेश पूरी दुनिया में गया और जो कमजोर देश की छवि बन रही थी उससे बाहर निकल करके हम समर्थ देश बने। और आज दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो G7 का प्लेटफॉर्म हो, G9 का प्लेटफॉर्म हो, G11 का प्लेटफॉर्म हो, G20 का प्लेटफॉर्म हो, कॉमनवेल्थ का प्लेटफॉर्म हो, यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म हो, आज कोई भी मंच ऐसा नहीं है कि जिस वैश्विक मंच पर भारत के को इग्नोर करके या भारत को दरकिनार करके भारत के हितों के विरुद्ध किसी तरह का निर्णय किया जा सके। इसके उलट पर्यावरण से लेकर के आर्थिक प्रबंधन से लेकर के लाइफ साइंसेस तक आज पूरी दुनिया के हर वैश्विक मंच में भारत विश्व का नेतृत्व करते हुए दिखाई देता है। चाहे वो सोलर अलायंस का विषय हो या पेरिस के कमिटमेंट के बाद में COP26 की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश हो, आज भारत को की तरफ दुनिया का हर एक देश ऐसे वैश्विक मंच में श्रद्धा, आदर, सम्मान और आशा की दृष्टिकोण से दिखाई देता है। मित्रों, गरीब आदमी के जीवन में जिस तरह का परिवर्तन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई और जिस तरह से गरीबों का सशक्तिकरण करने का काम देश की सरकार ने किया, उसके साथ साथ में देश के सामान्य मानवी की क्षमता बढ़ा करके देश के लोगों को स्वरोजगारी किस तरह से बनाया जा सकता है, करोड़ों लोगों का स्किल डेवलपमेंट करके लगभग 44 करोड़ मुद्रा के अधीन लोन देकर के देश के लाखों करोड़ों लोगों को स्वरोजगारी बना करके रोजगार प्रदाता है, ऐसा
अवसर सुअवसर उनके प्रदान करने और उनके जीवन में परिवर्तन लाने में भी देश की सरकार कामयाब हुई है। मित्रों, हम सब जानते हैं कोविड की एक बहुत बड़ी आपदा के मार्ग से हम सब लोग निकले और कोविड की आपदा जिस तरह से दुनिया में मनुष्य प्रजाति के खिलाफ एक बहुत बड़ी संकट के रूप में उभरी थी और जब कोविड चाइना से निकल करके अमेरिका से यूरोप के रास्ते से होते हुए भारत में पहुंचा था तो भारत में इसका क्या दुष्प्रभाव होगा, भारत जैसे सीमित संसाधनों वाला देश, इतनी बड़ी आबादी वाला देश किस तरह से इसका मुकाबला कर पाएगा, इसको लेकर के जिस तरह से विश्व के सक्षम देशों की चिंता थी, भारत की चिंता के साथ साथ में दुनिया के दूसरे देश भी भारत में किस तरह का प्रभाव होगा इसको लेकर के जो चिंता व्यक्त कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से कोविड का प्रबंधन देश की सरकार ने किया, सही समय पर फैसले लिए, सटीक फैसले लिए, दूरदर्शितापूर्ण फैसले लिए, कठोर फैसले लिए, लेकिन उसका प्रभाव यह हुआ कि भारत के मॉडल को पूरे विश्व भर ने सर्वश्रेष्ठ मॉडल के रूप में पहचाना, स्वीकार किया और तमाम विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी कोविड का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन, चाहे वो दवाइयों के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो कोविड की आपदा से लड़ने के लिए समाज को सशक्त कर, एकत्रित कर, साथ खड़े करने के दृष्टिकोण से हो, संघीय देश होते हुए भी देश के राज्यों को साथ लेकर के देश की आम जनता का विश्वास अर्जित करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रबंधन हुआ, भारत का सम्मान उसके कारण से निश्चित ही अत्यंत बड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ में मैं कहना चाहता हूं कि भारत ने जब कोविड की वैक्सीन का निर्माण किया, क्योंकि वैक्सीन का भारत में इतिहास जो है बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन भारत ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, दुनिया की सबसे ज्यादा प्रभावी और दुनिया की सबसे कम कीमत वाली वैक्सीन भारत में बनाई और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव, लगभग 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन पहुंचाने तक का हमें सफलता माननीय मोदी जी की सरकार ने प्राप्त की। और जो टैक्सेस में रिबेट करना, टैक्सेस में टाइम का रिलीफ देना, इन सब पर जिस तरह से एक समग्र दृष्टि से निर्णय किए गए, उसका परिणाम है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से वापस रिकवर होने वाली अर्थव्यवस्था बनी और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहली अर्थव्यवस्था थी जिसने प्री कोविड बेंचमार्क को क्रॉस करने में सफलता प्राप्त की। अभी हाल ही में जो आंकड़े आए, हमने लगातार तीसरी बार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी के रूप में अपने आप को सिद्ध किया, रजिस्टर किया। और मित्रों, जिस तरह से भारत ने आर्थिक प्रबंधन किया, पूरे विश्व भर की भारत के प्रति जो सम्मान बढ़ाया, उसमें इस आर्थिक प्रबंधन ने कोविड के समय के प्रबंधन और कोविड के बाद में इकोनॉमी ने जिस तरह से रिकवर किया, सारे बेंचमार्क्स पर जिस तरह से, सारे पैरामीटर्स पर जिस तरह से नए बेंचमार्क बनाए, चाहे वो टैक्स कलेक्शन का विषय हो, चाहे वो पीएमआई का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का विषय हो, चाहे वो टोल कलेक्शन का विषय हो, चाहे एक्सपोर्ट का विषय हो, भारत में जिस तरह से एवर हाई बेंचमार्क नए क्रिएट किए, इसके कारण से विश्व भर में का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला, भारत का सम्मान बढ़ा है। और ये जो सफलताएं भारत ने पिछले 9 साल में अर्जित की, सेवा के दृष्टिकोण से सुशासन दे करके गरीब कल्याण और राष्ट्र प्रथम की नीति के साथ देश ने जिस तरह से काम किया, उसका प्रभाव आज चहुं दिश दिखाई देता है। ये सुअवसर देश की जनता ने प्रदान किया, ये सौभाग्यपूर्ण अवसर देश की जनता ने देश की सेवा करने का, गरीब की सेवा करने का, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का जो अवसर प्रदान किया, मीडिया जगत के सारे बंधु देश भर के इसमें हमारे लिए वाहक बने। आज ये 9 साल पूरे होने पर मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कृतज्ञ मन से, पूर्ण श्रद्धा के साथ में मीडिया के सारे बंधुओं का और देश के सभी मतदाताओं का, पंजाब के लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, उनका बहुत बहुत साधुवाद हृदयपूर्वक करना चाहता हूं कि हम सबको देश की ये सेवा करने का, गरीब का कल्याण करने का, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का और इन सब के साथ में राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर आप सबने दिया है। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा आंकड़ों का दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ करें, पंजाब के अगर हर घर तक पानी पहुंचा है तो पंजाब में होशियारपुर में भी पहुंचा होगा।
पंजाब में जिस तरह से हाईवेज बने, पंजाब में जिस तरह से, मैं केवल होशियारपुर स्पेसिफिक बात नहीं करता, पंजाब में जिस तरह से नए चिकित्सा के संस्थान खुले, पंजाब में जिस तरह से नए मेडिकल कॉलेज खुले, पंजाब में होशियारपुर में जो एक्सटेंशन ऑफ पीजीआई बना, ये मैं एक लंबी सूची मुझे लगता है कि मैं आपके साथ में साझा कर सकता हूँ। यदि आप थोड़ा सा दृष्टि पर से आवरण हटा करके देखना प्रारंभ करेंगे तो मुझे लगता है कि आप खुद अपने आप पर गर्व करेंगे कि आपने एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना और ऐसी सरकार को अवसर दिया है जिसने हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में पूरे देश में परिवर्तन करने का काम। क्योंकि मेरा विभाग और विषय नहीं है, मैं इस पर सटीक टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित ही अगर कहीं कोई विषय है, मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे बनने में जो सबसे बड़ी बाधा देश भर में होती है वो दो तरह की होती है। मैं बिल्कुल जेनरिक बात आपके सामने रख रहा हूँ। देश भर में जो चुनौतियां आती है, क्योंकि मैं भी एक जनप्रतिनिधि के नाते काम करता हूँ, जो संकट देश भर में आते हैं सामान्यतया वो संकट होता है पहला लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड और दूसरा परमिशंस जो है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस और परमिशन लेने से दृष्टिकोण से। मुझे लगता है कि इन दोनों में से किसी एक विषय के कारण से कहीं बाधा, और जमीन का एक्विजिशन करने में स्टेट गवर्नमेंट को जिस तत्परता के साथ में काम करना होता है, क्योंकि एनएचएआई सिर्फ पैसा प्रदान करती है, बाकी सारी औपचारिकताएं जमीन का मालिक राज्य की सरकार होने के नाते उनको करना होता है। अगर उसके कारण से कहीं रुकावट आई है तो निश्चित ही मैं राज्य सरकार से भी आग्रह करूंगा कि वो उसको गति प्रदान करे, और अगर उसमें कहीं भी आपने विषय संज्ञान में लाया है इस विषय को एक बार मुझे भी देखना होगा। आपने बताया इन दोनों में से कोई समस्या नहीं है। चलिए, मेरी जानकारी में नहीं, मैंने तो जेनरिक आपको कहा, मैंने आपके लिए नहीं कहा, इसके लिए मैंने जेनरिक की बात। एक बार चालू हुआ था फिर चालू होगा आप निश्चित। देश में 74 एयरपोर्ट आजादी से लेकर के और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने तक बने थे। आज देश में 74 नए एयरपोर्ट और बन गए। जो काम देश में 70 साल में हुआ था मित्र, उससे ज्यादा काम पिछले 10 साल में हुआ है। कम से कम एयरपोर्ट की दृष्टिकोण से, हाईवेज की दृष्टिकोण से, चाहे आप रेलवेज के अपग्रेडेशन की दृष्टिकोण से देखें, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से देखें, पैसेंजर एमिनिटीज की दृष्टिकोण से देखें, उससे ज्यादा काम पिछले 9 साल में हुआ है। एयरपोर्ट बनाए, मुझे लगता है कि एयरपोर्ट बनना, एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनाना, मैं सोचता तो यह था कि होशियारपुर के जागरूक संवाददाता होने के नाते आप उसके लिए मुझे धन्यवाद करेंगे। एयरपोर्ट बनने के बाद में फ्लाइट्स का संचालन करना जो है वो कंपनीज जो है एयर ऑपरेटर्स का काम, उसकी डिमांड जनरेट होती है, उसकी स्टडी होती है, उसके अकॉर्डिंगली जो है एयरलाइंस अपने जो है वो रूट्स ऑपरेट करती है, उसमें सरकार का काम समाप्त हो जाता है। लेट द एयरलाइंस कम, वो इंटरेस्ट दे हमको तो उसके लिए सिर्फ स्वीकृति प्रदान करना होता है। देखिए, हालांकि 9 साल के इस विषय से संबंध नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि पंजाब के चुनाव के समय में निरंतर पंजाब में रहा था और हमने निरंतर इस बात की आशंका व्यक्त की थी, पंजाब के लोगों को भी इसके लिए आगाह किया था कि पंजाब सरहदी सूबा होने के कारण से, पंजाब संवेदी सूबा होने के कारण से, पंजाब जिस तरह से नशे की गिरफ्त में है, पंजाब जिस तरह से माफिया की गिरफ्त में है, इसके लिए पंजाब में एक रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट को बनाने की आवश्यकता है। पंजाब की जनता का निर्णय था। मुझे पूरा बोलने देंगे कि आप बीच में बोलेंगे? अगर आपको प्रश्न ही करना तो आप करते रहिए, मुझे जवाब मत देने दीजिए। रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट पंजाब में बननी चाहिए। हमने उस समय भी इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि पंजाब में अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं हुई तो पंजाब में आने वाले समय में ड्रग और माफिया, ये दो पंजाब के लिए नासूर बनेंगे। मैं फिर आग्रह के साथ में कह रहा हूं कि पंजाब की सरकार को इसके ऊपर गंभीरता से के साथ में काम करना चाहिए, जीरो टॉलरेंस के साथ में काम करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 1 साल में जिस तरह से पंजाब में माफिया की गतिविधियां बढ़ी है, एक्सटॉर्शन की गतिविधियां बढ़ी है, धमकियों के कॉल पंजाब के व्यापारी व्यवसायियों को आ रहे हैं, पंजाब के सामान्य काम करने वाले को आ रहे हैं। जिस तरह से पंजाब में पिछले 1 साल के कालखंड में पुलिस का इकबाल गिरा है, पुलिस के हेडक्वार्टर तक आरपीजी के ब्लास्ट हो रहे हैं, निश्चित रूप से पंजाब के इस हालात को लेकर के देश भी चिंतित है। देश की सरकार ने पंजाब के आग्रह पर, क्योंकि प्रारंभिक रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, अभी हाल ही में पंजाब की सरकार, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर पंजाब को सेंट्रल फोर्सेस और अधिक मात्रा में डिप्लॉय करके इनका सहयोग करने का काम किया है।
मुझे लगता है कि आपका सांसद, आपका जनप्रतिनिधि, आपके पास में अनेक अवसर होते होंगे जब उसके बारे में उनसे चिंता कर सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं। ऐसा चर्चा करने का अवसर सौभाग्यपूर्ण आपको मिलता ही रहता होगा। आज तो मैं जिस विषय पे बात करने के लिए आया था, सरकार के 9 साल के विषय पर मैंने आपके सामने अपना वक्तव्य, धन्यवाद जी। और मैं आपको और आपके माध्यम से प्रदेश के सूबे के मतदाताओं को उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।